प्यारे बच्चों, आज भूगोल विषय के अंतर्गत जो यूनिट व्यवसाय से संबंधित हमने चालू की थी, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने इससे पहले की क्लास में प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित संग्रहण, आखेट, मत्स्याखेट, पशुपालन के बारे में जानकारी प्राप्त की। कि मनुष्य का सबसे उद्भव के बाद सबसे पहला व्यवसाय क्या था? संग्रहण था। संग्रहण के बाद आखेट, शिकार करना, और शिकार करने के बाद मत्स्याखेट मतलब मछली पकड़ना, उसका शिकार करना। नेक्स्ट है मत्स्याखेट के बाद पशुपालन, और उसके बाद कृषि। उसके बाद मानव की जो बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, तो मानव इन्हें प्राथमिक व्यवसायों से युक्त कुछ आगे बीजों को बिखेर कर और नए कृषि कार्य का स्वरूप का जन्म दिया। तो कृषि व्यवसाय मानव के प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही आती है, जो संग्रहण, आखेट, मत्स्याखेट और पशुपालन के बाद इस स्वरूप का जन्म हुआ। वर्तमान में कृषि मानव व्यवसाय का एक प्रमुख अंग बना हुआ है। अविकसित एवं विकासशील देशों में यह व्यवसाय अभी भी बड़े लार्ज स्केल पर किए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो कुल श्रमिक शक्ति का 60% भार, कुल श्रमिक शक्ति का कितना? 60% भार अभी जो है कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य में विश्व के कुल श्रमिक शक्ति का 60% भाग जो है कृषि कार्य में संलग्न है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि विश्व में अभी भी ये प्राथमिक व्यवसाय बहुत विस्तार से किए जा रहे हैं। अगर हम अन्य महाद्वीपों या विकासशील और विकसित देशों की तुलनात्मक रूप से देखें, तो अविकसित देश जितने भी हैं, वहां पर 90% लोग इसी कार्य में संलग्न हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, विकासशील देश जो है वहां 75%, 70 से 75% लोग अभी भी कृषि कार्य में संलग्न है। ये संपूर्ण कृषि कार्य में संलग्न है और 60% कृषि कार्य में संलग्न है, जबकि अविकसित देशों में 90% लोग कृषि कार्य में, कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं। जहां तक विकासशील देश की बात है, विकासशील
जहां तक विकासशील देश की बात है, विकासशील देशों में खास करके देखा जाए तो विकासशील देशों में यह प्रतिशत 75% लोग कृषि कार्य में, कृषि व्यवसाय में संलग्न, कृषि व्यवसाय में संलग्न है। और जहां पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे विकसित देश हैं जहां विकसित देशों में खास करके कितने प्रतिशत लोग, विकसित देशों में मात्र 10% लोग ही कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं, जबकि कुछ विकसित देश जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 10% से कम लोग इस व्यवसाय में संलग्न हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि अभी भी जो अविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उन देशों में यह कृषि व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग है, उस कृषि व्यवसाय में लोग ज्यादा संलग्न हैं। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो विश्व की जनसंख्या का 80% भाग की भोजन आपूर्ति इसी कृषि कार्य से होते हैं। विश्व की जनसंख्या का 80%, विश्व की जनसंख्या का 80% भाग, विश्व की जनसंख्या का 80% भाग को भोजन, कृषि फसलों से, कृषि भोजन, कृषि से उत्पादित फसलों से प्राप्त होती है। विश्व की जनसंख्या का 80% भाग को भोजन कृषि से उत्पादित फसलों से प्राप्त होती है, फसलों से प्राप्त होती है। शेष अगर देखा जाए तो 18% जो खाद्यान्न, 18% की भोजन आपूर्ति किससे होती है? 18% की भोजन आपूर्ति देखा जाए तो पशु उत्पादों से प्राप्त होती है। 18% भोजन जो है पशु उत्पादों से प्राप्त होते हैं। शेष 2% भाग जो है वह खास करके देखा जाए तो मछलियों से या अन्य भागों से प्राप्त होते हैं। तो इन सभी डाटाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के यह व्यवसाय जो प्राथमिक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग है, इन व्यवसायों में लोगों की संख्या जो है, लोगों की जो है संलग्नता का जो प्रतिशत है वह सर्वाधिक है। अतः बहुत से जो है अविकसित और विकासशील देश की अर्थव्यवस्था का देखा जाए या रीढ़ देखा जाए व्यवसायों का तो कृषि ही है। क्या है? कृषि ही है। इस तरह से कृषि केवल भोजन के उत्पादों के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि इसका महत्ता जो है वर्तमान में देखें तो इसकी महत्ता कृषि का केवल भोजन एवं खाद्यान्न के लिए ही जो है इस कार्य की महत्ता नहीं है, बल्कि लोगों के 80%, विश्व के 80% लोगों के जो है उदर की पूर्ति अगर किसी खाद्यान्न से हो रहे हैं तो कृषि उत्पादों से हो रहे हैं। कृषि उत्पादों, खाद्यान्न के अलावा बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिन उद्योगों के लिए
यह कच्चे माल के रूप में भी हमें मुहैया कराता है। बहुत से जो है उद्योग ऐसे हैं जो जिनका कच्चा माल कृषि उत्पादों पर ही निर्भर है। अतः बहुत से उद्योग कृषि उत्पादों के कच्चे माल पर ही चल रहे हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें खास करके तो चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। उसी प्रकार से अगर हम देखें कपास भी जो है वो इसके कच्चा माल है, वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। उसी प्रकार से रबर उद्योग, उसी प्रकार से चुकंदर से भी जो है चीनी बनाए जाते हैं। और खास करके देखा जाए तो जूट, जिसको हम पटसन कहते हैं, पटसन उद्योग भी ये कृषि से ही संभव है। इतना ही नहीं, कृषि उत्पादों पर कई से उद्योग जो हैं वह निर्भर हैं। उद्योग केवल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते बल्कि लोगों को रोजगार के लिए भी असीम क्षमता उसमें होती है। और इस तरह से यह कृषि जो है एक प्रमुख मानव के व्यवसाय हैं। विश्व में देखा जाए तो किसी भी प्रदेश में प्राथमिक कृषि पद्धतियों पर उस प्रदेश की कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का, जितनी भी जनसंख्या है, प्रतिशत जो है वो उसका निर्भर करता है। जहां तक विश्व में देखा जाए तो विकसित देशों में मशीनरी द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, जबकि विकासशील और अविकसित देशों में अभी भी पौराणिक रूप से, पारंपरिक रूप से जो कृषि पद्धति है उसी को गति के साथ, उसी को स्वरूप प्रदान करते हुए कृषि कार्य किया जाता है। अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि यह कृषि व्यवसाय का शुभारंभ लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने इस व्यवसाय को अपनाया। कब? 10,000 वर्ष। ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने इस कृषि कार्य को अपनाया था। और उस समय में कृषि कार्य जितनी भी सभ्यताएं हुई, उन सभ्यताओं की नदी घाटियों में ही सभ्यताएं हुई। और नदी घाटियों में इसलिए हुई कि वहां पर समतल भूभाग, पर्याप्त जल की सुविधा और अन्य फसलों के लिए अनुकूल जलवायु के कारण वहां पर, क्योंकि मानव की व्यवसाय उस समय में क्या था? कृषि, और कृषि के साथ साथ पशुपालन। तो इस तरह से जितनी भी सभ्यताएं हुई नदी घाटियों में हुई, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को भरण पोषण के लिए, अपने उदर की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक जो है फसल आसानी पूर्वक जो है वह उपजाया जाए, जिससे उसकी उदर पूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। अब देखते हैं कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कई कारक हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर्स हैं, एक इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक तो भौतिक कारक उत्तरदायी होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? वह आर्थिक कारक उत्तरदायी होते हैं। किसी भी फसल के पैदावार के लिए अनुकूल दशा का होना आवश्यक है, अनुकूल भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है, जिनमें जो भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है, आजकल भौतिक कारक के साथ साथ जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आर्थिक कारक हैं, उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक कारक। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से दो हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कृषि को
प्रभावित करने वाले कारक। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक देखा जाए तो दो हैं। पहला है भौतिक कारक। पहला क्या है? भौतिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक। ये दो कारक हैं। ये क्या है? दो कारक हैं और ये दोनों कारक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है भौतिक कारक। कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में देखा जाए तो जलवायु, स्थलाकृतियां, मिट्टी, तापमान महत्वपूर्ण हैं। ये भौतिक कारक में क्या क्या है? जलवायु, दूसरा है स्थलाकृतियां, तीसरा है मिट्टी, उर्वरायुक्त मिट्टी, और चौथा है वर्षा, और पांचवा है तापमान। भौतिक कारक के अंतर्गत जलवायु, स्थलाकृतियां, मिट्टी, वर्षा, तापमान, ये सभी जो हैं वह भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। निश्चित रूप से ये कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी फसल की पैदावार के लिए ये कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जलवायु सबसे पहला है। जलवायु देखा जाए तो कृषि पर तापमान एवं वर्षा का विशेष प्रभाव पड़ता है। कृषि पर तापमान और वर्षा का विशेष प्रभाव पड़ता है और खास करके विभिन्न फसलों के लिए विशिष्ट न्यूनतम तापमान और वर्षा की औसत मात्रा भी होना आवश्यक है। अगर तापमान बहुत कम रहता है तो क्या होगा? जब तापमान कम होंगे तो पौधे का अंकुरण नहीं होगा। पौधे का क्या होगा? अंकुरण नहीं होगा। और कम वर्षा वाले भाग में पर्याप्त आर्द्रता के अभाव में, जहां वर्षा कम होगी वहां जो है पर्याप्त आर्द्रता जो है नहीं हो पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो आर्द्रता के अभाव में वहां क्या होगा? बीजों का जो है अंकुरण भी जल्दी शीघ्र होगा भी तो उसका विकास नहीं होगा। तो इस तरह से किसी भी फसल की पैदावार के लिए जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत से ऐसे जो हैं मनुष्य अपनी बौद्धिक विकास एवं उन्नत तकनीकी साधनों के कारण कुछ जलवायु परिवर्तन वाले भागों में भी जो उन फसल के लिए जो है तापमान या वर्षा या अन्य जो है स्थलाकृतियों में जो है कमी रहती है तो पर भी फसलों की पैदावार किया जा रहा है। जैसे सिंचित क्षेत्र नहीं है तो वहां सिंचाई के बल पर भी जो है फसलों की पैदावार की जा रही है, जो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप है। जहां तापमान कम है वहां पर भी अन्य फसलों कम तापमान वाले फसलों का पैदावार किया जाता है। जहां पर स्थलाकृतियां जो हैं वह अनुकूल नहीं है, फिर भी वहां पर जैसे ठंडे प्रदेशों में अभी भी जहां स्थलाकृतियां जो है उभर खाबरिए भाग है वहां पर भी जो है फसलों की पैदावार किया जाता है। और जहां पर तापमान कम होने पर भी गेहूं की फसल की पैदावार की जाती है। मिट्टी जो है उर्वरायुक्त मिट्टी होना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी की उर्वरा कम है फिर भी मनुष्य मानव या आधुनिक जो कृषि कार्य जो है वह
मिट्टी में रासायनिक खादों का उपयोग करके भी फसलों को पैदावार कर रहे हैं। लेकिन जलवायु दृष्टिकोण से, भौतिक कारकों के दृष्टिकोण से मिट्टी का उर्वरतापन बहुत आवश्यक है। बहुत से ऐसे मिट्टियां हैं जो फसल के लिए आदर्श मानी जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है खास करके चावल की कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। उसी प्रकार से काली मिट्टी जो है कपास के लिए, खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। तो ऐसे जो जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी जो खास करके खरीफ फसल में चावल के लिए जो आदर्श मानी जाती है, उसी प्रकार से दोमट मिट्टी जो है वह आलू की खेती के लिए या गेहूं की खेती के लिए जो है आदर्श मानी जाती है। जहां पर इस प्रकार की मिट्टियां हैं, निश्चित रूप से प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है अधिक होता है। और जहां पर इस प्रकार की मिट्टियां नहीं भी है, लेकिन रासायनिक खादों का, आधुनिकतम रासायनिक खादों का उपयोग करके ऐसे मिट्टियों में जो है वह कृत्रिम उर्वरा शक्ति को डाल करके फसलों की पैदावार की जाती है। अस्लाकृतियां जो है नेक्स्ट, अस्लाकृतियां बहुत से, हम जानते हैं कि बहुत से जो है ऐसे भाग हैं जहां पर जो है अस्लाकृतियां जो है समतल है। तो समतलीय भाग जो है कृषि कार्य के लिए अनुकूल होता है, केवल फसलों के लिए, पानी पिलाने के लिए या मिट्टी को खोदने के लिए ही नहीं, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी और आवास के लिए, कृषक अपने आवास के लिए भी जो है वह समतल धरातलीय भाग को चयन करता है। यही कारण है कि विश्व की जितनी भी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है वह नदी घाटियों में ही, नदी घाटी के मैदानी भागों में ही देखने को मिलते हैं। कारण इन मैदानी भागों में, इन नदी घाटियों के मैदानी भागों में समतल भूमि होने के कारण फसलों की पैदावार तो अधिक होती ही है, साथ ही आवास की सुविधाएं भी बहुत अधिक होती है। पशुपालन का कार्य भी जो है आसानी पूर्वक होता है। फसलों के खाद्यान्न फसलों के अलावा जो है पशुचारण के लिए जो चारे की आवश्यकता होती है, उन चारों का भी जो है वहां पर कृषि के साथ साथ, फसलों के साथ साथ उसे उगाया जाता है, जिससे पशुओं को भी अधिक मात्रा में चारा उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो इन मैदानी भागों में परिवहन की सुविधाएं भी बहुत अधिक रहती हैं। और नदी घाटियों में अगर वर्षा की कमी भी होती है तो निश्चित रूप से जो है वह नदी के द्वारा या नदी के निकाली गई नहरों के द्वारा सिंचाई के बल पर भी फसलों की पैदावार में आसानी वृद्धि होती है। और कम वर्षा को भी इन सिंचाई की सुविधा के द्वारा ऐसे फसलों को उत्पादन करने में सहायता, सिंचाई के बल पर सहायता करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा निस्संदेह जो है फसलों की पैदावार में जो है वह बहुत अधिक महत्व डालता है। जैसे अब चावल की ही कृषि है, चावल की कृषि के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना आवश्यक है। अतः जिन मैदानी भागों में, जहां मानसूनी जलवायु वाले भागों में, जिन भागों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, निश्चित रूप से वहां पर चावल की कृषि अधिक की जाती है। बहुत जहां पर क्या कहते हैं वर्षा कम होती है, जैसे गेहूं की खेती के लिए 50 से जो है वह 80 सेंटीमीटर वर्षा जो है बहुत उपयुक्त मानी जाती है। उसी प्रकार से जहां वर्षा कम है वहां पर ऐसे फसलों को, ऐसे जो है जल अधिक पर्याप्त जल वाली फसलों को पैदावार करना संभव नहीं होता है। इस तरह से वर्षा जो है वह निश्चित रूप से जो है वह क्या फसलों को पैदावार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भौतिक कारकों में से एक है। नेक्स्ट है तापमान। मैंने पहले ही बता दिया कि सभी फसलों के लिए जो है औसत तापमान होना आवश्यक है। जैसे 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो खास करके चावल की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और अन्य फसलों के लिए भी जो है तापमान की जो है आवश्यकता होती है। कम तापमान पर जो है वह फसलों के बीज जो है अंकुरित ही नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में जो है तापमान का अनुकूलन होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे चाय की कृषि के लिए तापमान के साथ साथ वर्षा की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि
भौतिक कारक में जलवायु, स्थलाकृतियां, मिट्टी, वर्षा और तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा जो है वह आर्थिक कारक है, जिसे हम इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं। ये आर्थिक कारक भी जिस तरह से भौतिक कारक उत्तरदायी होते हैं किसी भी फसल को पैदावार करने के लिए, कृषि कार्य के लिए, उसी प्रकार से जो है वह आर्थिक कारक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक कारक के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहली बात है श्रम शक्ति के साथ साथ पूंजी की आवश्यकता होती है। आर्थिक कारक के साथ साथ पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी निवेश आजकल के कृषि कार्य करने में, आधुनिक कृषि कार्य करने में या फसल की अत्यधिक पैदावार करने के लिए पूंजी निवेश का होना आवश्यक है, जो आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। जहां पर पूंजी निवेश कृषि कार्य में संलग्न नहीं है, निश्चित रूप से वहां पर फसलों के उत्पादन में कमी आती है। पूंजी निवेश कहां किया जाता है? तो पूंजी निवेश उन्नत बीजों के लिए भी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, उन्नत बीजों के साथ साथ रासायनिक खादों के या कीटनाशक दवाओं के उपयोग के लिए भी पूंजी का निवेश करना पड़ता है। साथ ही जो है वह कृषि उत्पादित माल को और कच्चे कृषि उत्पादित माल को जो है बाजार तक पहुंचाने के लिए भी, बाजार भी एक उत्तरदायी कारक है इसके अंदर, और परिवहन सुविधा का होना भी आवश्यक है। इतना ही नहीं, कृषि उपकरण, जितने भी कृषि उपकरण है, आधुनिक कृषि उपकरण है, जिससे फसलों की पैदावार में आसानी वृद्धि होती है, निश्चित रूप से इन परिवहन, इन आधुनिक मशीनरी के लिए, आधुनिक कृषि मशीनरी के लिए जो है अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है सरकार की नीतियां, फसलों की पैदावार करने के लिए सरकार की नीतियां भी सकारात्मक होनी चाहिए, तभी जो है फसल का पैदावार अधिक हो सकती है। अन्यथा जो है फसल की पैदावार में जो है कमी आ सकती है। साथ साथ समय समय पर जो है फसलों में लगने वाली जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों की जागरूकता के लिए भी जो है अभियान चलाने की आवश्यकता होती है, और सरकार के द्वारा ये नीतियां रखना चाहिए, जिससे जो है फसलों की पैदावार में जो है कमी ना आ सके। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कुछ ऐसे फसल हैं जिनमें की श्रमिकों की महत्ता जो है अभी भी बनी हुई है। उदाहरण के रूप में चावल की कृषि है, या खास करके क्या कहते हैं जूट की कृषि है। खास करके अगर देखा जाए तो चाय की जो है कृषि है, चाय के पत्ते को चुनने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, इन सभी में जो है अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो जहां पर सस्ते श्रमिक होते हैं, निश्चित रूप से जो है वहां पर ये कृषि कार्य आसानी पूर्वक कर दी जाती है, और जहां पर जो है सस्ते श्रमिकों की संख्या कम है, निश्चित रूप से वहां पर जो है यह कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कार्य के लिए मानवीय श्रम की ही जो है सबसे अधिक महत्ता देखने को मिलती है। इसमें मशीनरी का उपयोग से ज्यादा महत्व जो है मानवीय श्रम का है। तो बहुत से ऐसे फसल हैं जिन फसलों में जो फिजिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स की जो है अहम भूमिका होती है। आज के समय में जितना फिजिकल फैक्टर्स का महत्व है, उससे कम जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स का महत्व नहीं है, क्योंकि मानव जो है अपनी बुद्धि विवेक के साथ ऐसे क्षेत्रों में भी कृषि कार्य और उत्पादन को जो है वह बढ़ावा दिया है, जहां पर जो है ये फिजिकल फैक्टर्स में कुछ जो निम्न जो है वह तत्व है, उन तत्वों की कमी होने के बावजूद भी वहां पर फसलों की पैदावार ज्यादा हो रही है। ये मानवीय बौद्धिक क्षमता के कारण या मानवीय शोध के कारण ही संभव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इकोनॉमिक फैक्टर्स। अतः कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में इन दोनों कारकों का विशेष महत्व है। अब है कृषि के प्रकार। अब है काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार क्या है? तो कृषि के प्रकार को हम कई भागों में बांट सकते हैं। अब कृषि के प्रकार, नेक्स्ट है कृषि के प्रकार।
कृषि का प्रकार। अब देखिए कृषि का प्रकार क्या है। देखिए फसलों के आधार पर कृषि को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, फसलों के आधार पर। फसलों आधार पर, फसलों के आधार पर। दूसरा क्या है, श्रम शक्ति के आधार पर। दूसरा क्या है, श्रम शक्ति के आधार पर। आधार पर। और तीसरा है, श्रम शक्ति के आधार पर हो गया। तीसरा है विकास के आधार पर, सिंचाई के आधार पर, विकास के आधार पर। चौथा है सिंचाई के आधार पर। पहला है फसलों के आधार पर, दूसरा है श्रम शक्ति के आधार पर, तीसरा है विकास के आधार पर, और चौथा है क्या कहते हैं, सिंचाई के आधार पर, और पांचवा है आर्द्रता की उपलब्धि के आधार पर। आर्द्रता की उपलब्धि के आधार पर। फसलों के आधार पर, श्रम शक्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, सिंचाई के आधार पर, आर्द्रता की उपलब्धि के आधार पर। ये 1 2 3 4 5 आर्द्रता की उपलब्धि के आधार पर। पहला क्या है, फसलों के आधार पर, श्रम शक्ति के आधार पर, फिर विकास के आधार पर, फिर सिंचाई के आधार पर, फिर आर्द्रता की उपलब्धि के आधार पर, और नेक्स्ट है जो स्थिति के आधार पर। नेक्स्ट क्या है, स्थिति के आधार पर। इस तरह कृषि के प्रकार है, फसलों के आधार पर, श्रम शक्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के आधार के बाद सिंचाई के आधार पर, और फिर आर्द्रता की उपलब्धि के आधार पर, और स्थिति के आधार पर। कुल मिलाकर के जो है कृषि को 6 मुख्य भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 मुख्य भागों में। अब फसलों के आधार पर जो है हम उसको बाद में जो है नेक्स्ट क्लास में इसके विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और जो भी जहां पर भी समझने में दिक्कत हुई हो नेक्स्ट क्लास में हमें जो है बताना है, ठीक है। धन्यवाद।